एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माँ बाप और भाई बहन, सखी सहेली सबको छोड़कर आती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए, उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी झोपड़ी को महल बनाने के लिए, उसके जिंदगी को संवारने के लिए। और पति का भी हृदय बहुत विशाल होता है। वह एक अनजान लड़की को अपना जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अपने जायदाद संपत्ति में भी आधे का हिस्सेदार उसे बना देता है, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेता है। लेकिन वही पति अगर अपने पत्नी को अपने माँ बाप के कहने पर, अपने भाई बहन के कहने पर प्रताड़ित करें, उसके साथ नौकरानी के जैसा व्यवहार करें, तो उस पत्नी के ऊपर क्या बीतेगी, यह तो सिर्फ वही जान सकती है। ऐसी ही एक कहानी है पति और पत्नी की, जिनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होता है। पति अपने माँ बाप और घर वालों के कहने पर पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, और पत्नी भी अपने मायके वालों के रिमोट कंट्रोल पर चलती तो बहुत जल्द ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। घर टूट जाता है और जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगती है। जवानी में कमाने वाले पति को अपने पत्नी की अहमियत बुढ़ापे में पता चलती है, या तो फिर दुख तकलीफ में पता चलती है। ऐसे ही एक बार वह पति भी बीमार हुआ, तब अपने भाई की पत्नी से पानी मांगा, तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह एकदम से सन्न रह गया। बात दोनों के बीच में आगे बढ़ी तो मां आई बीच बचाव करने के लिए, तो वह भी अपनी बहू का पक्ष लेते हुए अपने ही दूसरे बेटे को ऐसा लताड़ा कि उसकी आंख खुल गई। और मायके वालों के गुमान में रह रही पत्नी की भी अक्ल ठिकाने तब आती है जब उसकी ही भाभी उसे लताड़ है और उसकी दुर्दशा ससुराल से भी ज्यादा बदतर मायके में कर देती है। अब दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत पता चलने लगी थी और दोनों ही बहुत पछता रहे होते हैं। अपने अपने घर वालों की बात मानकर दोस्तों, अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितने भी पारिवारिक रिश्तों की कहानियां सुनाई है, मेरा दावा है कि यह कहानी उन सबसे बेहतरीन है। तो आप लोग 15-20 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार। आज की कहानी नवविवाहित पति और पत्नी की है, जो दोनों ही अपने अपने परिवार की बात मानकर अपना ही जीवन तबाह कर लेते हैं। रचना और अजीत की शादी को हुए 5 साल बीत चुका था, लेकिन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। रचना जहां अपने मायके वालों के कहने पर चलती, तो अजीत भी अपने माँ बाप के कहने पर ही चलता था। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही इनका परिवार आड़े आ रहा था। इन्होंने कभी परिवार को दरकिनार करके एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। रचना के माता पिता जैसा उसे सिखाते वह वैसा करती, और अजीत के माता पिता रचना के खिलाफ जैसे अजीत को फड़का, वह भी अपने पत्नी से बात किए बिना उससे लड़ पड़ता। असल में यह दोनों जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। रचना जब विदा होकर ससुराल में आई, तो अजीत ने उसे कभी अपना नहीं, न वह रचना से ज्यादा अपने माँ बाप भाई बहन को मानता था। वह अपने माँ बाप भाई बहन की खुशी को रचना से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता था। रचना को यह सब बात बहुत ज्यादा खलती थी। कभी कभी अजीत अपने माँ बाप और भाई बहन को खुश रखने के लिए रचना को रुलाने से भी बाज नहीं आता था। रचना को यह सारी बात खलती है, तब वह अपने मायके वालों को बताती है, तो उसके मायके वाले भी रचना से कहते हैं कि तुम भी अपने पति को छोड़कर किसी की मत सुनो, मत किसी की इज्जत करो, जैसा वह तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं तुम भी वैसा करो। तब रचना वैसा ही करती, और अजीत के घर वाले भी कुछ कम नहीं थे। अजीत जब घर पर नहीं होता है, तब उसके घर वाले रचना के साथ दुर्व्यवहार करते और उसे परेशान करते थे। घर आने के बाद जब रचना अपने पति यानी अजीत से बताना चाहती, तो अजीत उसकी बात नहीं सुनता था, बल्कि उल्टे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। इसलिए रचना भी अजीत से लड़ने लगती थी। सोचती थी कि जब इनके लिए मेरी कोई कदर नहीं है, इनके माँ बाप घर वाले ही इनके लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए भी मेरे में माँ बाप ही सब कुछ है। मैं इनके परिवार वालों की इज्जत क्यों करूं? इस तरह से दोनों का विवाद बढ़ता ही जा रहा था। अजीत के घर वालों ने अजीत को पूरी तरह मुट्ठी में कर रखा था। उन्होंने कभी अजीत को रचना का होने ही नहीं दिया। शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन क्या मजाल है कि अजीत ने अपनी पत्नी के साथ 5 दिन भी सुकून से बिताए हों, इसलिए उन्होंने बच्चे भी नहीं पैदा किया। सोचते हैं कि जब अपनी ही जिंदगी में उथल पुथल है, शांति नहीं है, तो बच्चे किसके भरोसे पैदा करें? रचना के घर वाले न तो रचना को समझौता करने के लिए कहते, और न तो अजीत के घर वाले ही रचना को अब बनाने के लिए अजीत से कहते,
बल्कि वह तो दोनों तरफ के घर वाले यही चाहते थे कि इन दोनों के बीच में ऐसी ही खाई बनी रहे जिससे हमारा उल्लू सीधा होता रहे और उनका कमाऊ बेटा उनके हाथ में रहे। एक दिन अजीत घर पर नहीं होता है। तब उसके भाई ने अपनी भाभी यानी रचना से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो रचना अपने देवर के कपड़े प्रेस करने लगती है। तभी रचना की ननद भी आकर उससे कहती है कि भाभी मेरे लिए चाय बना दो, बहुत जल्दी। तब रचना कहती है कि तुम देख रही हो कि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूं, तुम अपना चाय खुद बना लो। तब उसकी ननद कहती है कि नहीं, तुम बनाकर दो, नहीं तो मैं भैया से बोल दूंगी कि दिन भर तुम कुछ काम नहीं करती हो। और चाय मैंने मांगा था, चाय भी ने मुझे नहीं दिया। तब रचना कपड़ा प्रेस करते करते चाय भी बनाने लगती है। अब ध्यान दो, जगह बंटने की वजह से कपड़े जल जाते हैं। वह प्रेस को कपड़े पर ही छड़ देती है। तब उसकी सास जब यह देखती है तो वह कहती है कि तुमने मेरे बेटे की शर्ट जानबूझकर जलाई है। तब रचना को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने सास से कहती है कि अभी तक तो मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अब करती हूं। फिर वह जितने भी आसपास कपड़े पड़े थे सब पर चाय उड़ेल देती है और सारे कपड़े खराब हो गए। फिर उसके घर वालों ने यानी ससुराल वालों ने कहा कि यह बहुत बढ़ गई है, इसका दिमाग बहुत चढ़ गया है, आने दो इसके पति को, तब उससे सब कुछ बताते हैं। वह तुम्हारी पिटाई जरूर करेगा, वैसे भी वह तुम्हारी सुनता ही कहाँ है, वह तो हमारा गुलाम है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही वह करेगा। अब तो तुम्हारा जीना इस घर में हम मुश्किल कर देंगे। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारे इशारे पर चलना होगा, वरना अपना रास्ता नाप लो। तब रचना बोली कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूं, बहुत सह चुकी हूं, तुम लोगों की धमकी आने दो, आज कोई ना कोई फैसला तो जरूर होकर रहेगा। फिर रचना अपने मायके पर फोन लगा के सारी बात अपने माँ बाप से बता देती है और यह भी बताती है कि मैंने अपने सास ससुर से भी बोल दिया है कि आज कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी तुमने सही किया, आज तुम्हारा पति आए तो जरूर उनसे यह कह देना कि या तो वह अपने माँ बाप और परिवार को लेकर रहे या तो तुम्हें लेकर रहे, नहीं तो तुम कोई अनाथ थोड़ी ना हो। हम लोग तो तुम्हारे अपने ही हैं, न जब इच्छा हो तुम्हारी तुम घर आ सकती हो, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। तब रचना बोली कि हां, आज तो कोई ना कोई फैसला जरूर ही होकर रहेगा। शाम होने पर जब उसका पति अजीत घर पर आता है, उसे सारे बवाल के बारे में जानकारी पता चलती है। तब वह रचना को ही सारे झगड़े की जड़ बताता है और अपने माँ बाप भाई बहन की ही बात को सिर्फ सुनता है। रचना की वह कुछ नहीं सुनता है और यह भी कहता है कि तुमने ही हमारे माँ बाप भाई बहन के साथ बदतमीजी करती हो क्योंकि तुम इन्हें पसंद नहीं करती हो। तब रचना बोली कि ठीक है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा घर परिवार, माँ बाप भाई बहन ही सब कुछ है, पत्नी तो तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती है, इसीलिए तो तुम आज तक अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मान पाए हो। तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं है, तुम्हारे अपने कोई बच्चे नहीं हैं। मैं देखती हूं तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तुम्हारे कितना काम आएंगे। तब अजीत कहता है कि हाँ हाँ, तुम देख लेना, हमारे माँ बाप भाई बहन ही हमारे काम आएंगे, तुम नहीं आओगी। रचना ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यारा है तो तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, मैं भी अपने परिवार के पास वापस जा रही हूं। इतना कहकर वह अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके के लिए चल देती है। जीत यह सब देख रहा था, लेकिन वह अपने पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। ये सब देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है, वह किसी का पति नहीं बन पाया है। और अजीत के छोटे भाई बहन जो होते हैं वह भी खुश थे कि भैया भाभी से ज्यादा हम लोगों को प्यार करते हैं और हमारी बात मानते हैं। लेकिन अजीत बेवकूफ था, वह अपना घर तोड़ लिया था आज, और रचना भी अपने माइक वालों का साथ पाकर बेवकूफी में अपने घर से मुंह मोड़ लिया था। दोनों को ही लगता था कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करने की कभी कोशिश ही नहीं की। जब उन्हें एक साथ रहना नहीं है तो एक दूसरे को समझने से क्या फायदा। दोनों को ही अलग रहते हुए 2 साल बीत चुके थे। इधर अजीत के भाई और बहन की शादी हो चुकी थी। अजीत की बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई और अजीत के भाई की पत्नी इस घर की दुल्हन बनकर अपने घर आ गई। और उधर रचना की बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई और रचना की भाभी दुल्हन बनकर अपने घर आ गई। अब दोनों को ही जीवन साथी का महत्व क्या होता है यह पता चलने वाला था। एक दिन अजीत के भाई की पत्नी को अजीत की मां ने कुछ कहा। तब अजीत का भाई अपने मां के ऊपर ही चिल्लाने लगा। वह बोला कि खबरदार, वह मेरी पत्नी है, अगर उसे कुछ भी कहा तो वह इस घर की बहू है, तुम लोगों को उसके साथ सम्मान के साथ पेश आना होगा,
मैं कोई अजीत भाई नहीं हूं जो मेरी पत्नी को कोई कुछ भी बोल दे तो मैं बर्दाश्त कर लूं और घर वालों की बातों का सच मान लूं। आइंदा याद रखना कि मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसे कुछ भी कहना है तो 100 बार सोचना फिर बोलना। अजीत अपने भाई की बात सुनकर सोचने लगता है कि कल की आई हुई लड़की के लिए कोई इस तरह से अपने माँ बाप के लिए कैसे बोल सकता है। लेकिन उसके भाई ने ही उसके आगे बोलकर उसकी मुश्किल दूर कर दी कि मैं कोई अजीत नहीं हूं। मेरी पत्नी मेरे लिए ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि जीवन सारा मुझे उसके साथ ही गुजारना है। आज अजीत को अपनी गलती का पहली बार एहसास हुआ। कुछ दिनों के बाद अजीत की बहन अपने मायके आई हुई थी, तो साथ में उसके पति भी होते हैं। तो अजीत के बहनोई ने अजीत की पत्नी रचना के बारे में मजाक मजाक में गलत बोल दिया। तब अजीत ने कहा अपने बहनोई से कि थोड़ा तमीज से बात करो। अजीत का इतना ही कहना था कि उसकी बहन अपने भाई यानी अजीत के ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से इस तरह बात करने की। मेरा पति तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए वह मेरा जीवन साथी है। मुझे उसके साथ ही पूरा जीवन गुजारना है। मेरा हर कदम अपने पति के साथ है। मैं कोई तुम्हारी तरह नहीं हूं कि लोगों की बकवास सुनकर अपनी पत्नी से ही लड़ने लगूं, अपने जीवन साथी को कोई महत्व ही ना दूं। बेवकूफ इंसान। इतना कहकर अजीत की बहन वहां से चली जाती है। आज अजीत को दूसरी बार अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस भाई बहन के लिए मैंने अपने पत्नी को कुछ नहीं समझा, आज उन्हीं भाई बहनों की नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वह अपने ऊपर ही हंसने लगता है। अगले दिन उसे बहुत तेज का बुखार हो गया। तो अजीत ने अपने भाई की पत्नी से कहा कि अदरक की चाय बनाकर दे दो। तो अजीत का भाई ही उस पर भड़क जाता है कि मेरी पत्नी घर का इतना सारा काम करें और ऊपर से तुम्हारी फरमाइश भी पूरी करें। वह चाय बनाकर तुम्हें नहीं दे पाएगी। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अदरक की चाय पीने का तो तुम खुद बना लो या मां को कह दो बनाने का। आज अजीत को अपनी गलती का तीसरी बार एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि इसी भाई की शर्त जलने की वजह से घर में विवाद हुआ तो मेरी पत्नी मायके चली गई और मैंने उसे रोका तक नहीं। लेकिन आज इसी भाई ने बता दिया कि जीवन साथी क्या होता है। वह इन्हें आईना दिखा दिया और जाते जाते इतना भी बोल गया कि भैया इस भूल में मत रहना कि जैसे आपने भाभी का साथ नहीं दिया वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का साथ नहीं दूंगा। आवाज सुनकर अजीत की मां कमरे में आ जाती है। सारा मामला जानने के बाद कहती है कि बेटा वैसे ही यह सब फरमाइश तो पत्नी ही पूरी कर सकती है। मेरी तो काफी उम्र हो चुकी है, मैं तो यह सब कर नहीं पाऊंगी और मैंने तो तुम्हारी शादी समय पर कर दी थी, पर तुमने ही विवाद करके पत्नी को छोड़ दिया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो। अगर तुम्हें चाय अदरक वाली पीनी ही है तो तुम्हें बेटा जाकर खुद बनानी पड़ेगी। मेरी हिम्मत तो इतनी है नहीं कि मैं तुम्हें चाय बनाकर दूं, और किसी की पत्नी से उम्मीद करना भी बे है, क्योंकि यह सब जीवन साथी का फर्ज होता है करने का। आज अजीत को अपनी गलती का चौथी बार एहसास हुआ। अब उसे जीवन की सारी सच्चाई समझ में आ रही थी। वह सोचने लगा कि इन्हीं माँ बाप के चक्कर में मैंने कभी रचना को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, उसे कभी भी जीवन साथी का सम्मान नहीं दिया। रचना जब ससुराल से रूठक अपने मायके जा रही थी तब भी अजीत अपने गुमान में था। उसे रोकने नहीं गया और आज अजीत के घर वाले ही उससे किनारा कर रहे हैं। अजीत की मां अपने पति के साथ कमरे में थी और अजीत का भाई भी अपने पत्नी के साथ कमरे में था और अजीत की बहन अपने पति के साथ अपने ससुराल में खुश थी। दुखी था तो सिर्फ अकेला अजीत, वह भी अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि वह जान चुका था कि हमारे घर के लोगों ने हमें कठपुतली बनाकर खूब नचाया और जब जीह भर गया तब हमारा घर तोड़कर मुझसे किनारा कर लिया और मुझे छोड़ दिया भगवान के भरोसे पर। और उधर रचना के मायके में भी उसके लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसकी बहन जब विदा होकर ससुराल चली गई तो जब भी वह अपने मायके में फोन करती तब वह बहुत खुश होकर अपने ससुराल की तारीफ करती, और इधर से रचना के माँ बाप भाई बहन अगर रचना की बहन के पास फोन करते उसके ससुराल वालों के खिलाफ लड़काते। तब रचना की बहन कहती कि यह मेरा ससुराल है, मैं यहां पर सब संभाल लूंगी, आप लोग मेरे घर के मामले में दखल मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि अपने ससुराल को अपने घर को कैसे मैनेज करना है। मैं रचना दीदी की तरह नहीं हूं कि आप लोगों के कहने पर अपना घर छोड़ दूं और आकर मायके में बैठ जाऊं। मुझे अपने पति के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, चाहे वह जैसे भी हो।
और मुझे यह भी अच्छे से पता है कि एक शादीशुदा बेटी का मायके में कितना सम्मान होता है। मेरा घर अपना ही है और यहां पर चाहे मुझे जैसे भी रहना पड़े। आज यह रचना के गाल पर उसकी बहन के द्वारा मारा गया पहला तमाचा था। रचना की भाभी पेट से होती है। एक दिन वह रचना किचन में बर्तन धुल रही थी। उसके बाद जब बाहर निकलती है तो तभी भाभी कहती हैं कि मेरे लिए पकौड़ी बना दो, मेरा बहुत जी कर रहा है पकौड़ी खाने का। अब रचना को ही सारा घर का काम करना पड़ता तो वह थोड़ा खिन्न हो चुकी थी और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं तुम्हारी बहू की फरमाइश हर वक्त पूरी नहीं कर सकती। तब रचना की माँ कहती है कि बेटी, तुम क्या जानो कि औरत जब पेट से होती है तब उसका क्या क्या खाने का मन करता है। तू तो माँ बनी नहीं है, तो तुम्हें इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। तू खाली ही तो बैठी है। अपनी भाभी के लिए अगर पकड़े बनाकर दे देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। खाली बैठने से अच्छा है कि तू कुछ काम ही कर ले। आज रचना की मां के द्वारा मारा गया रचना के गाल पर यह दूसरा तमाचा था। एक दिन रचना की बहन रचना से बात कर रही थी। बहन ससुराल में होती है तो उसकी सास उसके पास आने लगती है। तब रचना की बहन रचना से कहती है कि दीदी, मैं अभी फोन रखती हूं, मेरी सासू मां आ रही है। तब रचना कहती है कि तो क्या हुआ, सासू मां आ रही है बात करने में। तब रचना की बहन कहती है कि मेरी सासू मां कहती हैं कि तू अपनी बहन से बात कम किया कर, उसने तो अपना घर उजाड़ ही लिया है, क्या पता कि तेरा भी घर उजड़वा दे। आज रचना की गाल पर मारा गया। यह तीसरा तमाचा था जो रचना की बहन की सासू ने मारा था। रचना के आंख में आंसू आ जाते हैं। उधर रचना की बहन ने फोन रख दिया और फोन कट जाने के बाद रचना फोन को हाथ में लिए हुए ही सोचती रहती है कि मैंने दूसरों के कहने पर कैसे अपने घर को बर्बाद कर लिया। कभी मैंने अपने पति के साथ बैठकर समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर एक दूसरे को समझ जाते तो आज कितना अच्छा होता। एक दिन रचना अपने भाभी के लिए चाय लेकर जा रही थी। भाभी उनकी कमरे में होती है और वह बेड पर लेटकर अपने मां से बात कर रही थी। और बात करते हुए रचना की भाभी अपने मां से कहती है कि मां, अगले महीने बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो घर के काम बहुत बढ़ जाएंगे। वैसे भी घर के इतने काम हैं और बच्चे का ऊपर से काम हो जाएगा तो काफी दिक्कत होगी। मैं सोच रही हूं कि कुछ महीनों के लिए पैसे देकर एक दाई रख लूं। वह बच्चों की परवरिश भी करेगी और उनके कपड़े वगैरह धो लेगी, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तब भाभी की मां हंसते हुए कहती कि तुम्हें दाई रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे घर में तो एक ननद है जो खाली बैठी रहती है, और जब घर में ही ननद के रूप में दाई है तो तुम्हें पैसे वाली बाहर से दाई लाने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वह उसकी मां हंसने लगती है तो भाभी भी हंसते हुए अपने मां से कहती है कि हाँ मां, सही कह रही हो, जब ननद मेरी फ्री यहां है तो पैसे वाली दाई लाने की क्या जरूरत है। और फोन स्पीकर पर होने की वजह से यह सारी बात कमरे से बाहर आ रही थी तो रचना सारी बात को सुन लेती है। सोचने लगती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि क्या मेरे भैया और मेरे माँ बाप ने इसी दिन के लिए मुझे गुमान करके यहां पर बुलाया था कि मायका तुम्हारा अपना ही घर है, आ जाओ यहां रहना आराम से, यही मेरे अच्छे दिन हैं। क्या यही मैं आराम से रह रही हूं। आज रचना के गाल पर मारा गया यह चौथा तमाचा था जो उसकी भाभी और उसके भाभी की मां के द्वारा मारा गया था। और यह बात रचना को बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि मायके की पूरी रोटी से ज्यादा अच्छी ससुराल की आधी रोटी होती है। भले ही ससुराल के लोग बुरे होते हैं, लेकिन वहां एक अपना सम्मान होता है, एक अपनापन होता है, एक हक होता है जो कि हर बहू का होता है। पिछले 2 साल से अजीत और रचना की कोई बातचीत नहीं हुई थी तो दोनों को ही अच्छे से समझ में आ चुका था कि जीवन साथी का महत्व क्या होता है। दोनों ने ही अपने अपने घर वालों के कहने पर एक दूसरे की कदर नहीं की और आज वही दोनों के ही घर वाले उन दोनों की कदर नहीं कर रहे हैं। यह बात उन्हें अब पता चल चुकी थी। रचना का दिल कर रहा था कि वह अपने पति को फोन करें और उधर से अजीत का भी दिल कर रहा था कि वह अपने पत्नी को फोन करें। तभी रचना का फोन बज उठता है। वह देखती है तो उसके पति का ही नंबर होता है। वह उसे हैरानी भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी। वह चहक कर खुशी में फोन उठा लेती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। रचना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और अजीत को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि दोनों की फोन पर ही 2 साल बाद बात हो रही थी। थोड़ी देर खामोश रहते हैं, लेकिन वह उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। फिर अजीत रचना से कहता है कि मुझे मेरा जीवन साथी चाहिए, मुझे मेरा अपना एक परिवार चाहिए, मुझे मेरे अपने बच्चे हो ऐसा परिवार चाहिए। मैंने बहुत देख लिया,
अपने हित ऐश परिवार को। फिर रचना भी कहती है कि मैं भी यही चाहती हूं कि मेरा अपना खुद का परिवार हो जिसमें अपने 20 बच्चे हों। मैंने भी अपने हितेश परिवार को देख लिया, अब मैं यहां नहीं रहना चाहती हूं। तब अजीत कहता है कि तुम तैयार रहो, मैं अभी आ रहा हूं। फिर थोड़ी देर में अजीत वहां पर पहुंच जाता है। रचना अपना सारा सामान पैक करके रख चुकी थी। अजीत को देखते ही रचना की मां कहती है कि आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए, इतने दिनों के बाद आज बीवी की याद कैसी आ गई। तब रचना कहती है कि कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे पति से कुछ कहने की, मैंने देख लिया तुम सब लोगों को, तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपना घर उजाड़ लिया। अब मैं ना मायके की रही ना तो ससुराल की रही, और कहीं पर भी मेरा सम्मान नहीं है। अब मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और मैं अपने दिमाग से चलूंगी। तुम लोगों की सुनने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। रचना अपनी मां से बोली कि अपनी बहू को बोल देना कि उनकी फ्री वाली दाई जा रही है, अब वह अपने बच्चे के देखभाल के लिए किसी पैसे वाली दाई की व्यवस्था कर ले। यह सब बात रचना की मां को नहीं समझ में आई, लेकिन रचना की भाभी सब कुछ समझ रही थी। फिर रचना अपने पति के साथ चली जाती है और अजीत उसे लेकर एक नए जगह पर नई फ्लैट में जाता है। तो रचना देखती है, उसे तो कहती है कि यह तो अपना घर नहीं है, फिर यह किसका है। तब उसका पति कहता है कि नहीं, यह अपना ही घर है, आज से हम दोनों यहीं पर रहेंगे, बाद में हमारे बच्चे रहेंगे, क्योंकि अब मैं दोबारा कभी उस माहौल में नहीं जाना चाहता हूं जहां से मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। अब यहां पर हम रहेंगे, इसके बाद हमारे बच्चे रहेंगे और इस घर की मालकिन तुम हो। इतना कहकर फिर दोनों हाथ में हाथ डाले हुए बालकनी की तरफ जाते हैं और बाहर का नजारा देखते हैं तो बहुत खूबसूरत था। फिर पति और पत्नी कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, जो भी सी गलतियां हुई उसे भूल जाओ। आज से इस खूबसूरत नजारे की तरह हम दोनों एक नए जीवन की खूबसूरती के साथ शुरुआत करते हैं। फिर दोनों गले मिलके लिपट जाते हैं और सारे गली सिकवे को भूलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की यह पति पत्नी की पारिवारिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इससे क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैन